मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जनरल आसिम की जो तैनाती है, इसको मैं टू बिगिन विद कहूँगा कि मेरिट बेस्ड तैनाती है एक ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर की। उनके जो कैरियर को हम देखते हैं एज ए कैडेट, वहाँ से वो शुरू हुए हैं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं अपने कोर्स के, 1989 में वो पास आउट हुए और वहाँ से लेकर आज तक उनके जो प्रोफेशनलिज्म है वही उनका हॉलमार्क रहा है उनकी सर्विस के दौरान। और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उनकी सिलेक्शन को, मेरिट बेस्ड है और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह उनकी तैनाती जो है वो पाकिस्तान, हमारे इदारों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो अगर एज ए सोल्जर लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, तो आप DJISI बड़ी की पोजीशन होती है पाकिस्तान की इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या देखते हैं उनका रोल किस तरह आप देखते हैं आने वाले सालों में? देखिए, पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, ये थोड़ी वजाहत कर दें, टेन्योर बेस्ड होती है या उनकी रिटायरमेंट से लिंक्ड होती है ये जो पोस्टिंग है DJISI की? जी, रिटायरमेंट के साथ भी है और ऑफ कोर्स हाँ टेन्योर बेस्ड भी है, लेकिन मेन चीज़ रिटायरमेंट ही है। बट लॉज में प्रोसीजर्स हैं, अगर वो उसको एक्सटेंड होती है या वो जो भी प्रोसीजर है उसके बीच में वो हो भी सकता है। अदरवाइज रिटायरमेंट उनकी कब ड्यू है? उनकी मेरे ख्याल में अभी उनके 2 से 3 साल अभी हैं। तो आमतौर पर टेन्योर इतना ही होता है। तो ये एडवांटेज उसका ये होगा कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपनी चीज़ों को। देखिए, ये इंस्टीट्यूशन के हेड आए हैं, वो एक ऐसा नहीं है कोई एक नया एक व्हील इजाद करना है, उन्होंने एक सिस्टम के बीच में आए। बट चूंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स रही हैं, वो डायरेक्टर जनरल DG मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट पे भी रहे हैं, फिर उन्होंने वज़ीरिस्तान में कमांड की है, फिर उन्होंने क्वेटा में डिप्लॉयड उनका डिवीजन था। तो जो शोरेश 2 आसिम जनरल खड़े हो जाएंगे एक ही वक्त में, एक जनरल सैयद आसिम मुनीर और दूसरे जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। हाँ, तो आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू वर्क वेल, अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि आपको टेररिज्म वाला भी चैलेंज है और इंटरनल आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने मौजूद है। देखिए नदीम साहब, पाकिस्तान के लिए किसी के पास, चाहे वो आसिम मुनीर हों या आसिम मलिक हों, नदीम मलिक हों या जाहिद हो या पंजौता साहब हो, हमारे पास किसी के पास चॉइस है कि हम ऐसे काम करें जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद ना हो। देखें, पाकिस्तान के बीच में और ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूशन के बीच में हमने यहाँ पे 35, 36, 7 ईयर सर्व किया है। यहाँ पर जब तक आप पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको हर मकाम, हर रुतबा, हर चीज़ मिल जाती है आपकी। तो आई एम श्योर कि किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो इकट्ठे होकर काम ना करे। इसलिए मैंने पहले हिस्से में प्रोग्राम के कहा था कि अभी हमें यूनिटी की ज़रूरत है, न सिर्फ विद इन दी इंस्टीट्यूशन बल्कि बाहर से भी सबके। तो आसिम मलिक साहब के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि यार एक यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ें। चैलेंजेस देखें ना, मैं चैलेंजेस की बात करता, पाकिस्तान के और बड़े चैलेंजेस हैं। हम इस डे टू डे बिजनेस और सियासत और माजरत के साथ कि हम इनमें मैं सियासत को छोटी चीज़ नहीं कहता, बट मैं ये कहता हूँ कुछ छोटे इशू में इतने ज़्यादा अपने आप को फंसा लिया है कि पूरी स्टेट लगता है कि उसी के बीच में फंसी हुई है। हालांकि स्टेट के बाकी ऑर्गन जो है, इंस्टीट्यूशन खासतौर पे ये और काम कर, हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस थोड़े हैं। क्या बलूचिस्तान में हम अफगान साइड से अभी आपको चैलेंज आ रहा है, ये जो टेररिज्म TTP ने जो दोबारा अंदर सर उठाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपकी जो ISI की एजेंसी है वो काउंटर टेररिज्म में भी कलीदी किरदार आपकी ISI प्ले कर रही है। कुछ नॉट ओनली टेररिज्म, हमारे हर पाकिस्तानी को ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, इससे बलाए ताक होकर कि वो किस ग्रोह से है, किस मजहबी ग्रोह से है, किस सियासी ग्रोह से है, किस पार्टी से, किस शहर का है, किस इलाके का है, कि इलाका कौन सा ये भी बता दें। पहले मैं माजिद निज़ामी साहब के पास जाना है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुबारकबाद के सोशल मीडिया पे पैगाम छापने हैं। बात मुकम्मल करने की बड़ी खास बात रह जाएगी कि हर पाकिस्तानी ने, मैं इलाका भी आपको बता दूं, इलाकों से बालातर हो जाए। जो पाकिस्तान की आर्मी का एक सोल्जर बन जाता है, वो जब जंग लड़ता है तो वो किसी इलाके, किसी शख्स उसके लिए नहीं लड़ता, लेकिन ये तो जस्ट आइडेंटिटी। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ISI हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है। मजबूत ISI हमारी ज़रूरत है। हमारी इतनी खूबसूरत ये एजेंसी है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं इसके बीच में कि इसने ये जो पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन है इन ऑल स्फेयर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सब के बीच में इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी कंट्रीब्यूट करेगी। एंड दिस अपॉइंटमेंट जो अभी हुई है आसिम साहब की, जनरल आसिम की, आई एम श्योर के वो उनकी इतना विजन, इतनी चीज़ें हैं उनमें। सर इलाका बताएं फिर मैं माजिद साहब से। सरगोदा से हैं, पंचौता साहब के इलाके के हैं, शाहपुर से। हाँ जी। तो जिसने मुबारकबाद छापनी है अपने अपने इलाके की, वो शाहपुर में। ठीक है जनरल साहब, जो माजी में भी ऐसे मौके आते रहे हैं कि हमारे यहाँ वो ट्रॉयका ऑफ पावर 90 की दहाई के शुरू में हुआ करता था। देखिए, थैंक यू वेरी मच नदीम मलिक साहब, पहले तो इनवाइट के लिए।
मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा पॉलिटिकल या लीगल कमेंट तो नहीं कर सकूँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। बट देखिए, जो मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान अगर तो जो भी इदारे हैं, जो भी हमारे पावर सेंटर्स हैं, अगर उनका मकसद पाकिस्तान को तवाना और आगे लेकर जाना है तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं या कुछ और चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। आई थिंक पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है, बैरूनी हमारे ऊपर जो हमारे हालात हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी इकनॉमिक जो कंडीशंस हैं, ये नदीम साहब एक वक्त आ गया है कि अब हमें मिलकर इस पाकिस्तान के बारे में सीरियस फैसले करने चाहिए। तमाम इदारे जो हैं वो अपने आइन और कानून के मुताबिक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आइन और कानून के मुताबिक, हुकूमत को चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने इस इदारे में सर्व किया है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं या फ़ौज के अंदर सर्व किया है। फ़ौज में टॉप लीडरशिप से लेकर सिपाही सालार से लेकर नीचे सिपाही तक सबका ये मानना है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल इस जमहूरियत में है, इस डेमोक्रेसी में, जहाँ पे गवर्नमेंट का एक रोल है, अपोजिशन का एक रोल है। जब ये रोल अपने सही अंदाज से नहीं अदा हो सकता, जब ये नहीं होता, तो फिर स्पेसेस बनती हैं जहाँ पर इदारे अपना रोल प्ले करते हैं। फिर मे भी गलतियाँ भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, हुकूमत अपना रोल अदा करेगी, वो स्पेस क्रिएट कर। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि वो स्पेस क्रिएट कर सकती है, वो अकोमोडेट कर सकती है। तो हमारे लिए अपोजिशन, हमारे लिए गवर्नमेंट, हमारे लिए हमारी सियासी जमातें, फोर्सेस ऑफ ऑर्डर्स, इनको इतना तवाना होना चाहिए कि ये किसी इदारे की तरफ या कोई और पावर सेंटर इस्टेब्लिश ही ना हो, ये अपनी ताकत का एहसास करे, एक दूसरे की पावर इंक्रोच करने की बजाय अपना रोल परफेक्टली अदा करें, तो उसी के काम जब जिंदा और तवाना जमहूरियत होगी तो जिंदा और तवाना पाकिस्तान होगा। माजिद निज़ामी साहब, दोबारा सियासी सूरत हाल पे फौजी तबसरा नहीं, आपसे फौजी तबसरा जनरल ज़ाहिर साहब ने कर लिया। ये जो इस वक्त इदारों वाला टकराव है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के आपस के जो मामला है वो देख के परेशान हूँ कि ये किसी एक बड़े तूफ़ान का पेशकम है। ये ना हो कि एक दिन हम उठे तो एक नई खबर हमारे पास आई हो, या प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों इन दी डॉक होंगे इन दी कमिंग वीक्स। इसके अलावा मामला आगे नहीं चलेगा और ये क्राइसिस है जो डीपन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक फ़िक्र ऐड करना चाहूँगा कि जनरल आसिम की जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन 12-13 महीने बाद है, और अगर उन्हें मज़ीद ISI में कंटिन्यू करवाना होगा तो फिर उन्हें एक साल की एक्सटेंशन देना होगी। बैक टू द टॉपिक, उसमें जो आपने बात की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका कोई हमें ऐसा एंड नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें ऐसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा, या फिर अमल दरामद ना करने पर किसको नोटिस दिए जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो भी एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह वो भी एक आइनी इदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा क्या किया जाएगा कि जिसके अंदर वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उन्हें इस मामले के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है? तो ये एक डेड लॉक की सी कैफियत नज़र आती है, और जहाँ पर डेड लॉक हो फिर वहाँ पर अमूमन जो ताकत रखते हैं, जो पावर रखते हैं, वही कामयाब होते हैं। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्टेम्प्ट के अंदर किसको नोटिस देगी।